students, so today we are starting chapter equilibrium. Okay, last time हमने इसका ओवरव्यू किया था पूरे चैप्टर का. आज इसको पूरा डिटेल में एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं आपसे. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इट्स डेफिनेशन. Equilibrium represents the state of a process in which the properties like temperature, pressure, concentration of the system do not show any change with the passage of time. मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसपे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम, मतलब जितने भी उसमें सब्सटेंसेस है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक कांस्टेंट पे फिक्स हो जाती हैं, वो चेंज शो करना बंद कर देती हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम. इन ऑल प्रोसेस व्हिच अटेन इक्विलिब्रियम, टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड. जितने भी प्रोसेस जिनमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है उनमें हमेशा ऐसा देखा गया है, मतलब दो प्रोसेस होते हैं. एक होता है फॉरवर्ड प्रोसेस, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, और बैकवर्ड प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बनना. ओके, टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, और एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ दीज अपोजिंग प्रोसेसेस बिकम इक्वल. और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये जो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इसका रेट, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, इसका रेट, ये दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस के जो रेट है वो इक्वल हो जाते हैं. और उसी स्टेट को क्या बोला जाता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, और जैसे कि आपको ओवरव्यू में बताया था मैंने कि इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम. if the opposing processes involve only physical changes, मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं है उनमें, the equilibrium is called as the physical equilibrium. ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड और H2O गैस का आपस में इक्विलिब्रियम आ जाना एट अ फिक्स टेम्परेचर. ओके, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ओवरव्यू में कि जैसे आपने मान लो अभी नया नया एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर ट्रांसफर किया, ऊपर से उसको बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप कॉक. तो होता क्या है, शुरू शुरू में इवेपोरेशन की वजह से व्हाट हैपेंड, यू विल ऑब्जर्व कि इवेपोरेशन हो रही है जिसकी वजह से ये लेवल कम हो जाएगा. ओके, बट एट अ टाइम, एक कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये लेवल फिक्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जितने वेपर बनने हैं वो बन चुके हैं, और जितना लिक्विड फॉर्म में वाटर ने रहना है उतना रह रहा है. ओके, अब क्या होगा, अब जितने वेपर, अगर एक्स्ट्रा वेपर बनेंगे, क्योंकि इवेपोरेशन तो कंटिन्यू रहेगी, अगर इवेपोरेशन होगी तो वैसे ही कंडेंसेशन भी होगी जिसमें आपके वेपर जो है वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं. तो इट मींस ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ये जो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है, ये दोनों, इन दोनों का जो रेट है वो एक फिक्स वैल्यू पे, इक्वल वैल्यू पे आ गया दोनों का. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेट. स्टार्टिंग में क्या था, जब आपने इसको फ्रेशली ट्रांसफर किया था, जब आपने फ्रेशली लिक्विड को ट्रांसफर किया था बीकर में, तब अभी इवेपोरेशन का रेट, शुरू शुरू में क्या था, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा था, इसलिए शुरू शुरू में इवेपोरेशन ज्यादा हुई है, कंडेंसेशन कम हुई है. ये नहीं है कि शुरू में कंडेंसेशन नहीं हो रही थी, शुरू में भी कंडेंसेशन हो रही थी. जैसे ही मॉलिक्यूल यहाँ लिक्विड के पास आता था वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था. ओके, बट शुरू में क्या था, रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो इसलिए आपको ओवरऑल अपेयर क्या हो रहा था, आपने ये प्रोसेस देखा तो है नहीं, अपेयर आपको बाहर से देखने में क्या अपेयर हो रहा था, ये जो लिक्विड का लेवल है ये वाला, वो डिक्रीज हो रहा है विद पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि शुरू शुरू में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है रेट ऑफ कंडेंसेशन से. बट जैसे जैसे वेपर बढ़ते गए वैसे वैसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा वेपर लिक्विड के कांटेक्ट में आके कंडेंस होना शुरू हुए. इट मींस एज द टाइम गोज ऑन, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई, और रेट ऑफ कंडेंसेशन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई. और एक ऐसा टाइम भी आया जिस टाइम पे क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितनी तेजी से इवेपोरेशन हो रही है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन, जितनी तेजी से कंडेंसेशन होनी है, ये रेट हो गए इक्वल. और उसी स्टेट को बोल रहे हैं हम इक्विलिब्रियम. और इस प्रोसेस में सिंपल इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इन्वॉल्व है, इसलिए, और कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए इस एग्जांपल को हमने लिया है इन दी फिजिकल इक्विलिब्रियम. और केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है,
इफ द अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, इनमें केमिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व हों अगर तो क्या होता है, द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब आप हीट करते हो, दैट गेट्स डिकम्पोज्ड टू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और ये बैक रिएक्ट करके कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, क्लियर। उसके बाद एक डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। जब आपके पास एक क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, ओके, उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ओके। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे आने वाले लेक्चर में चलेंगी, तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखनी है, ओके। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले करेंगे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन अच्छे से, देन आफ्टर वी विल मूव टू दी केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसको लिखा हुआ है इक्विलिब्रिया इन दी फिजिकल प्रोसेसेस, okay. The most common equilibria involving physical processes are those which involve phase transformation। ज्यादातर फिजिकल इक्विलिब्रिया किसमें देखे गए हैं, जिनमें जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड बैक कन्वर्ट होता है सॉलिड में, ओके। सिमिलरली लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, ओके। वेयर एज कुछ और फिनोमेना भी हैं, जैसे सॉलिड टू सॉल्यूशन बनाना, इस फिनोमेना में भी इक्विलिब्रियम देखा गया है। गैस से सॉल्यूशन बनाना, इसमें भी देखा गया है इक्विलिब्रिया। जैसे इसकी एग्जांपल तो चलो मैं आपको भी देता हूँ। जैसे हम कोक की बोतल लेके आते हैं, तो कोक की बोतल में क्या होता है, जैसे ही आपने बोतल लेके आए हो कोक की, तो जब तक वो बंद होती है तब तक आपको लगता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज गोइंग टू गिव कार्बोनिक एसिड, तब तक आपको लगता है कि ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होगा उसमें। क्यों नहीं लगता ऐसे, क्योंकि आपको बोतल में कोई चेंज नजर ही नहीं आता जब तक वो बंद होती है। क्यों, क्योंकि जब तक वो बंद होती है तो आप उसमें उसका जो इक्विलिब्रिया है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये अटेन हो चुका है, तो आपको कोई चेंज नजर नहीं आता, ओके। बट जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो ये इक्विलिब्रिया जो है वो बैक साइड शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये जो लिक्विड है इसमें जितना भी कार्बोनिक एसिड, जितना सारा का सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी कार्बोनिक एसिड है वो बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल बनती है और आपको यहाँ पे झाग बनती हुई दिखती है जैसे आप ढक्कन खोलते हो। ढक्कन खोलने पे ऐसा क्या हो जाता है कि ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर पैक की हुई थी इस बॉटल में, वो उसका प्रेशर आपने रिड्यूस कर दिया जैसे ही आपने ढक्कन खोला, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट हुआ और जो ये लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई हुई थी वो दोबारा बबल की फॉर्म में बाहर आती है, तभी वो कोक एकदम से बाहर निकलती दिखती है हमें, ओके। तो इसको इक्विलिब्रिया से ही एक्सप्लेन किया जाता है। हालांकि ये शिफ्टिंग कैसे होनी है, क्या होना है, ये तो हम आगे ली चैटलर प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम में उसमें करेंगे, बट वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ओके। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ओके। जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। अब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया आपको कब देखने को मिलता है, इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। कभी भी आप देखना 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस मेल्ट हो रही हो, ठीक है, मान लो आपने एक कंटेनर लिया, ओके, इसमें आपने क्या किया, आपने इसको क्लोज कर दिया और आइस को मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर। और ये जो पूरा थोड़ी सी आइस मेल्ट हुई उसके बाद आपने क्या किया, इस कंटेनर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। होगा क्या, अगर आपने इस कंटेनर को एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और ये कंटेनर बंद है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 डिग्री मतलब इससे 0.1 डिग्री भी नीचे नहीं, ना 0.1 डिग्री ऊपर, अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो होगा क्या, जितनी आप आइस छोड़ के गए होगे, चाहे 4 दिन बाद आके देखना, उतनी ही आइस होगी और उतना ही वाटर होगा। ना तो वाटर फ्रीज होके आइस बना होगा, ना तो आइस मेल्ट होके वाटर बनी होगी। अगर आपने ये जो लिक्विड और आइस का जो इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश किया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा होगा, ना 0.1 ऊपर ना 0.1 नीचे। क्यों, क्योंकि आइस और वाटर
एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये क्या करते हैं, दे अटेन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एंड वाटर पे का जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये दोनों सेम हो जाते हैं, ओके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ओके, क्लियर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक। उसके बाद और एग्जांपल है, जैसे चलो ये वाली एग्जांपल आप बाद में पढ़ लेना खुद ही। एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको भी मैं आपको एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो आपने वाटर लिया एक बीकर में, उसमें आपने शुगर डिसॉल्व करनी शुरू कर दी। शुरू शुरू में क्या होगा, शुगर डिसॉल्व होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है। मतलब शुगर वाटर में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाती जाएगी, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। या आप ऐसे बोल सकते हो, शुरू शुरू में जो डिसोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज वेरी वेरी हाई। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, शुगर और वाटर का आपस में मिक्स होके सॉल्यूशन बनाना। बट सॉल्यूशन में अपोजिट भी होता है। अपोजिट क्या होता है, सॉल्यूशन वापस से शुगर और वाटर को सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन का, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। बट शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू शुरू में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन से। जिसका मतलब क्या है कि शुरू शुरू में आपका जो शुगर और वाटर है वो मिलके सॉल्यूशन बनाना ज्यादा प्रेफर करता है, रेदर देन सॉल्यूशन से दोबारा शुगर और वाटर की फॉर्म में सेपरेट होने के, ठीक है। बट एज द डिसोल्यूशन गोज ऑन, होता क्या है, सोल्यूशन का भी ना एक क्या बोलते हो सैचुरेशन पॉइंट होता है, जिसके बाद फर्दर शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। आपने देखा होगा ऐसी स्टेट आ जाती है, अगर मान लो आप चीनी पानी में घोलते जा रहे हो घोलते जा रहे हो, एक ऐसा टाइम पे आएगा ना जब फर्दर शुगर घुलने बंद हो जाती है। वो क्यों बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड स्टेट में चला गया सोल्यूशन, कि अब ये शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया एट दिस टेम्परेचर, जितने भी टेम्परेचर पे आपका वो लिक्विड था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, सैचुरेशन स्टेट कब आती है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब आप बाहर से जितनी भी शुगर ऐड करवा रहे होते हो, ऐसा नहीं होता कि वो घुल नहीं रही, वो घुल रही होती है, बट जितनी वो घुलती है उतनी ही अमाउंट की शुगर जो पहले से ऑलरेडी सोल्यूशन बना चुकी है, जो इस सोल्यूशन में आ चुकी है, वो दोबारा से कंडेंस होकर क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाती है, ओके। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है उस टाइम क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है, जिसको रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो आप, ओके। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ओके। चलो एक बार मैं ये वाला पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। सपोज मोर एंड मोर ऑफ sugar is added into a fixed volume of water at room temperature, stirred thoroughly with a glass rod. First the sugar will keep on dissolving, but then a stage will come when no more sugar dissolves. Instead, it settles down at the bottom. The solution is now said to be saturated and in a state of equilibrium. At this stage, as many molecules of sugar from the surface of undissolved sugar go into the solution, जितने दोबारा dissolve होंगे, a process is called as the dissolution. The same number of molecules of the sugar from the solution are deposited back on the surface of undissolved sugar, ठीक है। ऑन द सरफेस का मतलब यहाँ पे आप बॉटम ऑफ द बीकर की बात कर रहे हो, ठीक है। A process is called as the precipitation. As a result, the amount of undissolved sugar and the concentration of sugar in the solution remain constant. Thus, at this case, the in this case, at equilibrium, the rate of dissolution become equal to rate of precipitation. Okay, तो इस equilibrium को आप कैसे लिख सकते हो, sugar in solid state comes in equilibrium with the sugar in the solution. Okay, फिर बाकी ये आगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बताइए। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसका वैसे
इक्विलिब्रियम से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे फिर भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट ले रहे हो, लेट अस से कि 100 ग्राम वाटर ले रहे हो एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो एट दिस टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या होता है जिसको आप इसमें घोलने वाले हो, उसका कितना ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा सैचुरेशन स्टेट आने से पहले, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट है जो आप डिसॉल्व कर सकते हो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसको बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूट जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, कि इस सॉल्यूट का 20 ग्राम ही घुलेगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में 20 डिग्री सेल्सियस पे। 20 ग्राम के बाद क्या होता है, सैचुरेशन स्टेट आ जाती है और आपका फर्दर जो है सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। एक्चुअल में बंद नहीं होता, जितना डिसॉल्व होता है उतना ही दोबारा से प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है सैचुरेशन स्टेट पे आने पे। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ अ सॉलिड इन ग्राम्स that dissolve in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called the solubility of that solid in the given solvent at that particular temperature। तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उस पर्टिकुलर सोल्यूट की या सॉलिड की कितनी सॉलिबिलिटी है, मींस कि उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का 100 ग्राम लेके उसमें कितना वो सॉलिड घुल सकता है, कितने ग्राम वो सॉलिड घुल सकता है, दैट विल बी दी सॉलिबिलिटी। जैसे मान लो 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम शुगर ही घुल सकती है सैचुरेशन स्टेट आने से पहले, तो हम क्या कहेंगे कि शुगर की सॉलिबिलिटी इन वाटर कितनी है, 10 ग्राम पर 100 ml पर 100 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी मेंशन करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर 10 ग्राम नहीं घुलेगी शुगर, फिर 10 से ज्यादा घुल जाएगी। ओके, तभी तो गर्म दूध में चीनी जल्दी घुलती है, ठंडे दूध में कम घुलती है और स्लो घुलती है। ओके, चलो, तो ये था आपका एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल्स किए हैं कुछ एक फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब आ रहा है आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर पंजाबी में बोलें तो लक्षण, कि हमें देख के पता लग जाए कि इक्विलिब्रियम अचीव हो, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें दिख जाते हैं अगर वो इक्विलिब्रियम सच में है तो। ओके, तो अब देखें क्या क्या इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और यहाँ पे वैसे फिजिकल प्रोसेसेस के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, हालांकि केमिकल में भी यही सेम पॉइंट होने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एट इक्विलिब्रियम some observable properties of the system becomes constant। जैसे हमने बोला था टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सारा क्या है, दीज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ये कांस्टेंट हो जाती हैं, मतलब ये फर्दर चेंज होना बंद हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्ड गैसेस कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल। हाँ, ये बड़ा खास पॉइंट है। इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है अगर आप उस रिएक्शन को, चाहे उसमें अगर खासकर जब वो गैसेस अगर उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो रिएक्टेंट की तरह इन्वॉल्व हो चाहे प्रोडक्ट की तरह इन्वॉल्व हो, तो इसलिए इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट इक्विलिब्रियम शुड ऑलवेज बी टेकन, और या इक्विलिब्रियम शुड ऑलवेज बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम आप हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही करवाते हो, सो दैट कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अगर वो एस्केप होना शुरू हो जाएगा तब आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही पॉइंट है इसमें, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्ड गैसेस कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल, मींस equilibrium can be achieved only if no reactant or product is allowed to escape out। equilibrium is dynamic in nature but stable। dynamic nature का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, चल रही होती है। वो बात अलग है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाता है, means two opposing processes are occurring at equal rates, that is why change in the quantities of the reactant and product stop occurring। जो
क्वांटिटीज में चेंज होना बंद हुआ है, वो इसलिए बंद हुआ है क्योंकि दोनों रिएक्शन इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए बंद नहीं हुआ कि रिएक्शन ही स्टॉप हो गई है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। रिएक्शन स्टॉप हो गई है वो बात अलग है। ओके, जैसे मान लो सोडा की बोतल में, वो जो आप बोतल लेके आते हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, अगर तो उसमें इक्विलिब्रियम ना होता तब उसको आप खोलते भी तो भी जितना कार्बोनिक एसिड बन गया था तो बन गया था। ठीक है, फिर उसको बैक शिफ्ट थोड़ी ना किया जा सकता है, कार्बोनिक एसिड से दोबारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग थोड़ी ना किया जा सकता था अगर वो बन चुका होता। पर एक्चुअल में वो रिएक्शन चल रही थी उस टाइम, वो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था, इसलिए वो फर्दर चेंज होना शो करना बंद कर रहा था। जैसे ही आपने उसका ढक्कन खोला, आपने उसके इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया, तो फिर आपको चेंज देखने को मिला ना, जैसे ही आपने वो ढक्कन खोलते हो। इसलिए वो देखने को मिलता है क्योंकि आप उस टाइम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो। इसलिए बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये पॉइंट नोट कर लेना, इट इज डायनामिक इन नेचर बट स्टिल स्टेबल। डायनामिक होने के बावजूद भी ये स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब आपको इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा जब तक आपने इसको क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है। खासकर ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें गैसेस इन्वॉल्व हो, जैसे वो सोडा बॉटल, वाटर बॉटल वाली, उसमें गैसेस इन्वॉल्व है। कौन सी गैस इन्वॉल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड। एट इक्विलिब्रियम देयर एग्जिस्ट एन expression involving the concentration of reactants and product which is constant at constant temperature। हर इक्विलिब्रियम के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। इसकी बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे कि कैसे पता लगता है कि कौन सा एक्सप्रेशन होगा। उस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करके जो आंसर आएगा उसको, वो एक कांस्टेंट आंसर होगा। चाहे आप जिस मर्जी कंसंट्रेशन से शुरू कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करने के बाद वो कंसंट्रेशन की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम पे आएगी, आप देखोगे कि हमेशा उस एक्सप्रेशन से एक कांस्टेंट आंसर निकल के आता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बस टेम्परेचर ना चेंज हो। ठीक है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पे आप चाहे 10 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से शुरू करो, चाहे 20 मोल से शुरू करो, चाहे 50 मोल से शुरू करो, चाहे 100 मोल से शुरू करो, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि हर बार आपका जो ये एक्सप्रेशन है 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 आती है तो 10 ही आएगी, चाहे आपने शुरू जिस मर्जी कंसंट्रेशन से कराओ। ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन कैसे पता लगाते हैं, ये बात की बात है। ओके, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम का। लास्ट फिफ्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू व्हिच द प्रोसेस प्रोसीड बिफोर द इक्विलिब्रियम। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जिस यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने के लिखा है, इसका इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये बना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, रेज टू पावर 1 1। ये बना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक, ये जो के की वैल्यू है, जैसे मैं बोल रहा हूँ के की वैल्यू 10 आ जाए या के की वैल्यू 1 आ जाए, ये जो वैल्यू आएगी के की, ये हमें बताएगी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले प्रोडक्ट कितना बना है। 10 आने आएगी मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना, इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले ये प्रोडक्ट ज्यादा बना है। अगर 1 आएगी मींस 1/10 बना है प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है के, ये हमें ये बताएगी कि इस एक्सटेंट तक रिएक्शन हुआ बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। ओके, इसको आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी बस आप इतना दिमाग में रख लो, ये 5 पॉइंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल प्रोसेसेस, कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होंगे, प्रोडक्ट से बैक रिएक्टेंट बना रहा होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाएंगे उस टाइम हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, जैसे फिजिकल में बोला। ओके, बट केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन? ये वैसे मैंने आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स में भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ, बट फिर भी एक बार दोबारा। A reaction in which not only the reactant react to form the product under certain conditions, but also the products react to form reactants under the same set of conditions। ये पॉइंट नोट करने वाला है, सेम सेट ऑफ कंडीशंस। उसी सेट ऑफ कंडीशन में प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्टेंट होकर रिएक्टेंट बना सकते हैं,
दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। कई बार बच्चे पता क्या कंफ्यूजन करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर अच्छा आप बोल रहे हो कि, मैं कहता हूं कि लेट अस से ये वाली रिएक्शन जैसे लेते हैं, ठीक है, आप कहते हो कि ये वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है जी? जो सिल्वर क्लोराइड है वो NaNO3 के साथ बैक रिएक्ट करके AgNO3 और NaCl बना सकता है, बट आपको कंडीशन डिफरेंट करनी पड़ती है। सेम सेट ऑफ कंडीशन पे नहीं बना सकता। सेम सेट ऑफ कंडीशन पे AgNO3 NaCl जब रिएक्ट हो गया तो ये बन गया, खत्म बात, ये बैक रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने इन दोनों को रिएक्ट करवा के ये बनाना है तो पॉसिबल है, बट उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा ना, सेम सेट ऑफ कंडीशन पे नहीं हो रहा, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को सेपरेट करके आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, ठीक है, बट अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशन नहीं ऐसा कर सकते। इसलिए ये रिएक्शन एक बार अगर हो गया तो हो गया, ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल कौन सी होती है? जिसमें अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशन आपका प्रोडक्ट बैक रिएक्ट होकर रिएक्टेंट दोबारा से बना सकते हो। जैसे एग्जांपल में ये वाली एग्जांपल लिया कि आयरन जो है जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर? और उल्टा रिएक्शन भी पॉसिबल है। उल्टा रिएक्शन मतलब आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म आयरन एंड वाटर वेपर, ओके, अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन, ठीक। तो इट मींस अगर आपने ऐसे वाले किसी रिएक्शन को किसी क्लोज्ड वेसल में करवा लिया, जैसे ये फिगर सी में क्लोज्ड वेसल में करवाया हुआ, तो क्लोज्ड वेसल में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। बट अगर आपने क्लोज्ड वेपर वेसल में नहीं करवाया फिर इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो, जैसे मान लो अगर हम ए की बात करें, ए में क्या था, पीसीज ऑफ आयरन के साथ स्टीम रिएक्ट करने आ रही है, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट, तो होगा क्या, आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक। जो हाइड्रोजन गैस बनी आपने वो निकलने दी, जब ये निकल ही गई तो अब ये बची नहीं, तो इसके बैक रिएक्ट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट तो है ही नहीं बैक रिएक्ट करवाने के लिए। ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फिर ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट आपका निकल ही गया। ओके, ये है ही नहीं बैक रिएक्ट करवाने के लिए। सिमिलरली उल्टे वाले रिएक्शन की अगर बात करें, जिसमें आप क्या करोगे, आयरन ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करोगे। जैसे मान लो ये आयरन ऑक्साइड लिया आपने, इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करी आपने, बनेगा क्या, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो वाटर है, और आपके वाटर वेपर बनेंगे एज अ प्रोडक्ट। वाटर वेपर बनने हैं तो इसलिए वो क्या बनेंगे, गैसेस स्टेट में बनेंगे, तो वो बाहर आ गया। अगर ये बाहर ही आ गया तो ये प्रोडक्ट ही रिमूव हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन तो होने के चांस ही खत्म कर दिया आपने। ओके, तो अगर आप यहाँ से ट्यूब कर दोगे बंद और अब ये वाला स्टेप, ये वाला रिएक्शन आप करवा रहे हो, तो होगा क्या, अब की बार आएगा इक्विलिब्रियम। अगर क्लोज कंटेनर में करवाओगे तो होगा क्या, सारा का सारा आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ एक आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसपे आयरन की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, आयरन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी इस ट्यूब में, और उस स्टेट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, जो कि हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही आती है। ओके, और सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए आती है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हों। ओके, आगे हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। A reaction cannot take place in the reverse direction. Sorry, if a reaction cannot take place in the reverse direction, that is, products formed do not react to give back the reactant under the same set of condition, it is called as the irreversible reaction. Okay, जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बिकम इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस कब इरिवर्सिबल बन जाती हैं, जब आप कोई ना कोई प्रोडक्ट एस्केप होने दो। इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आउट एज सॉलिड और गैस इज एस्केप्ड। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, वो सॉल्यूशन से सॉलिड की फॉर्म में बाहर ही आ जाता है और वो दोबारा बैक रिएक्ट होने के लिए सॉल्यूशन में रहता ही नहीं है, क्योंकि बैक रिएक्ट होने के लिए उसको सॉल्यूशन में रहना पड़ेगा। ओके, बट ये सॉल्यूशन से बाहर ही आ गया सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट ही हो गया, तो इसलिए
जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी इरिवर्सिबल होती हैं, नॉट रिवर्सिबल। और अगर रिवर्सिबल नहीं है तो उनमें इक्विलिब्रियम आने के चांस भी 0%। जैसे आगे क्वेश्चन बना दिया मैंने एक, बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एस्केप आउट एज अ सॉलिड। उन्हीं को तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं, एजीसीएल के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इसमें वही बताया हुआ है कि जैसे शुरू शुरू में मान लो ए प्लस बी रिएक्ट होके ये वाला इक्विलिब्रियम है जिसको आपने अटेन करवाना है। तो शुरू शुरू में इन द बिगनिंग क्या होगा, आपने ए और बी को मिक्स किया हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी मैक्सिमम होगी और कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी मिनिमम होगी शुरू में, क्योंकि सी और डी तो है ही नहीं शुरू में जब इन दोनों को मिक्स किया। सी और डी तो अभी बनेंगे ना रिएक्शन होने के बाद। ओके, तो इट मींस शुरू शुरू में ए बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम अपने मैक्सिमम लेवल पे और सी और डी की कंसंट्रेशन 0। बट जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे वैसे ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि वो सी और डी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, और सी और डी बनता जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ए बी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड सी एंड डी स्टार्ट इंक्रीजिंग। और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगी, जितनी हो गई। उसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाली फॉर दिस इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर रेट की टर्म में बात करनी है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रेट, शुरू में ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रेट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, क्योंकि शुरू शुरू में हो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन रहा है, बैकवर्ड तो हो ही नहीं रहा। बैकवर्ड तो तब होगा ना अगर सी और डी होंगे, सी और डी तो है ही नहीं शुरू में, प्रोडक्ट तो है ही नहीं शुरू में। तो शुरू में बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट 0। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम पास हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होना शुरू हो गया। ओके, और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट बने वो जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन हाई एक्सटेंट पे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होना शुरू हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन का बढ़ना शुरू हुआ। अल्टीमेटली एक स्टेज आई जिसपे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल हो गया, ये एक ही पॉइंट बन गया, एक ही लाइन बन गई। और उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आप एग्जांपल दे रखी हैं। ओके, उसके बाद इसमें भी डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक नेचर का मतलब समझ गए आप कि रिएक्शन रुकता नहीं है, होता क्या है, आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है। ओके, when the equilibrium is reached, the most observable properties like concentration of reactant product become constant. Thus, when the equilibrium is achieved, it appears like the reaction has stopped. But in actual, it is not the case. The reaction is still going on in the forward and backward direction, but the rate of forward direction and backward direction become equal. Hence, the equilibrium is dynamic in nature, not static. Static nature का नहीं होता, dynamic nature का होता है equilibrium. Okay? और ये आपके पास जैसे ये एनालॉजी मतलब इसको कोई कॉमन एग्जांपल देके समझें। जैसे मान लो आपके पास एक टब है, उसमें से रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट एंड रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन इक्वल है, मतलब 10 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी आप उसमें गिर रहे हो और 10 लीटर पर सेकंड के हिसाब से उसमें से पानी निकाल भी ले रहे हो। तो होगा क्या, अगर कोई बंदा इन टैप्स को ना देखेगा उसको तो ये लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, ये मतलब ये टैंक फुल है और एक फिक्स लेवल पे है, इसका पानी ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। बट अगर कोई बंदा दूर से वाइडर पिक्चर देखेगा तब उसको दिखेगा अच्छा इसमें जितना पानी डल रहा है उतना ही निकल रहा है। एक्चुअल में इसका पानी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रह रहा है, पानी टाइम टू टाइम चेंज होता रह रहा है, क्योंकि जो ओल्ड वाटर है वो निकल जा रहा है, जो न्यू वाटर है वो डल जा रहा है। बट आपको चेंज इन लेवल क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि रेट ऑफ वाटर कमिंग इन एंड रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट इज इक्वल। ओके, तो इस ऐसी स्टेट को ही एक इक्विलिब्रियम स्टेट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वैसे सेम ही होने हैं फिजिकल वाले, जैसे फिजिकल थे वैसे ही केमिकल के होने हैं। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, और यू कैन से नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल वर्ड नहीं यूज करना, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लो आपके पास ये रिएक्शन है,
इस रिएक्शन में शुरू में आपने हाइड्रोजन 5 मोल लिया, इसका 5 मोल लिया, इसका 0 मोल था। इक्विलिब्रियम पे इसका 2 मोल हो गया, इसका 2 मोल हो गया, और इसका बन गया आपके पास 6 मोल। इक्वल नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया। अब ये 2 मोल का 2 मोल ही रहेगा, चाहे आप रिएक्शन 100 दिन रख दो ऐसे ही उस क्लोज कंटेनर में। ठीक है, तो इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ये तो अभी आपको बड़ी बार पॉइंट बोल दिया। A chemical equilibrium can be established only if none of the product is allowed to escape out or separate as a solid. Chemical equilibrium can be attained from either direction. केमिकल इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से अचीव करवा सकते हो, ये भी आपको पहले बताया हुआ है। आप रिएक्टेंट की हेल्प से इस इक्विलिब्रियम को अचीव करवा सकते हो, या हो सकता है कि आप प्रोडक्ट लो तो प्रोडक्ट की हेल्प से भी आप इक्विलिब्रियम को अचीव करवा सकते हो, यही वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ, उसको लिख आप ऐसे सकते हो इस टाइम। आपको ये, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट थोड़ी ना, अब तो वो रिएक्टेंट काउंट होंगे ना अगर वो हैं, बट आपको उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे ही। ओके, चाहे आप इस साइड से रिएक्ट करवाओ चाहे इस साइड से करवाओ। जैसे अगर प्योर N2O4 लेके, प्योर N2O4 किस टेम्परेचर पे होती है, 273 केल्विन पे, और उसी N2O4 वाले कंटेनर को अगर आप 373 केल्विन पे ले जाओ तो वो प्योर NO2 हो जाएगा, उसमें NO2 ही हो जाएगी सारी, उसमें N2O4 बचेगा ही नहीं। और अगर आपके पास ऐसे दो बीकर हैं, एक में प्योर NO2 है, एक में प्योर N2O4 है, आपने इन दोनों बीकर को उठा के 298 केल्विन पे रख दिया, आप देखोगे दोनों बीकर का कलर एक जैसा आएगा। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है वो एक सा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है दोनों में, चाहे आप रिएक्टेंट से शुरू करो चाहे आप प्रोडक्ट से शुरू करो, इक्विलिब्रियम एक सा पेयर होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मान लो N2O4 की अमाउंट 5% और NO2 की अमाउंट 95% बननी है, वो तो चाहे इससे शुरू करो चाहे इससे शुरू करो, वो वैसी ही बननी है एट दिस टेम्परेचर, तो इनका जो कलर है वो भी एक जैसा ही आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जितनी तेजी से आपका फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट हो गया, जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितनी जल्दी प्रोडक्ट बनेंगे उतनी जल्दी फिर बैकवर्ड डायरेक्शन भी होना शुरू हो जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन तो इक्वल हो गया। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को अल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे, अगर मान लो आपका इन दोनों का इक्विलिब्रियम मैंने बोला था, अगर इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम अटेन होना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे इसकी 6 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, इसकी 2 मोल पर लीटर, इसकी भी 2 मोल पर लीटर ही बननी है कंसंट्रेशन, तो वही बननी है चाहे आप इसको कैटलिस्ट की हेल्प से करो, इक्विलिब्रियम को अचीव करवाओ, चाहे कैटलिस्ट की हेल्प से ना करवाओ। ओके, क्लियर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पहले ये वाला इक्विलिब्रियम अचीव होने में 2 घंटे लग रहे थे, तो जैसे कि आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों बड़े हैं, रहे इक्वली बट बड़े जल्दी जल्दी, दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो होगा क्या, अब यही इक्विलिब्रियम अचीव करने में मान लो 5 मिनट लग रहे हैं। ओके, ये हो सकता है। एज दी कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट को चेंज नहीं करता, as both the rate of forward direction and the rate of backward direction increased to the same extent, but speed of attaining equilibrium will increase by addition of catalyst, speed up हो सकता है। Okay, so that's it for today. Okay.